प्रश्न हमारे सामने में है। आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होते हैं परिभाषित करना है और प्राइमरी हेल्थ केयर के जो तत्व घटक होते हैं उनके जो है बताना है कि कौन कौन से प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट होते हैं। समझ गए? तो घटक हम लोग पहले देखेंगे, उसके बाद उससे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी हेल्थ केयर होता क्या है। साथियों, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है यह आप लोग को समझना चाहिए कि प्राइमरी मतलब प्राथमिक और हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य का देखभाल। प्राइमरी का मतलब कि छोटे स्तर पर सबसे प्रथम जो देखभाल होता है वह प्राइमरी देखभाल ही होता है। समझ गए? किसी भी पेशेंट को प्राइमरी देखभाल जो है उसके आसपास ही होता है, उससे आगे की ज़रूरत होती है तो उससे जो है आगे भेजा जाता है। बाकी देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर का डिफिनीसन। अल्मा आटा एक जगह का नाम है जहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया था। यानी जो अल्मा अट्टा था वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य का देखभाल को, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को, प्राइमरी हेल्थ केयर को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया। यानी नीचे जो दिया गया है इसी प्रकार से बताया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल एक आवश्यक देखभाल है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्या है? यह एक आवश्यक देखभाल है जो कि सभी लोगों के लिए सुलभ एवं स्वीकार हो। अल्मा अट्टा में यह कहा गया कि प्राथमिक देखभाल एक बहुत ही इसेंशियल आवश्यक देखभाल है। बिल्कुल सही है। जो कि सभी के लिए, सभी लोगों के लिए सुलभ मतलब आसान एवं सभी के लिए स्वीकार हो, मतलब सब इसे स्वीकार कर सके, सबके लिए आसान हो, जिसमें उसकी पूर्ण भागीदारी हो। किसकी? लोगों की। जिसमें लोगों की पूर्ण भागीदारी हो। अब जाहिर सी बातें हैं कि जब हमें किसी भी चीज़ का सुविधा आसानी से मिलेगा और हम उसको अच्छे से स्वीकार लेंगे तो हम जो है क्या होंगे? स्वीकारेंगे कब उस चीज़ को? जब मेरा उसमें इंटरेस्ट होगा। समझिए? जब हमें लगेगा कि यह चीज़ें बहुत आसान है, बहुत सुलभ है, तो हम उसको स्वीकारेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब एक्सेप्ट कर लेंगे उस चीज़ को तो हम उसमें अपना दिलचस्पी, अपना भागीदारी दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो यही बातें हैं कि अल्मा अट्टा में यह कहा गया कि प्राथमिक से स्वास्थ्य देखभाल एक बहुत आवश्यक देखभाल है जो सभी के लिए सुलभ और स्वीकार हो, ऐसा होना चाहिए, जिसमें उनकी पूर्ण भागीदारी हो, किनकी? लोगों की, तथा जिसकी लागत इतनी हो कि समुदाय और देश वहन कर सके। मतलब जिस प्राइमरी हेल्थ केयर में इतना खर्चा हो कि उसका जो है खर्च का वहन जो है वह जो है या तो समुदाय या देश वहन कर सके। इतना जो है खर्च उसमें आसानी से जो है होनी चाहिए लागत कि उसका जो है सब जो है फ़ायदा उठा सके और सब इसमें अपना भागीदारी दे सके और सबके लिए यह जो है सुलभ और आसान हो, सब स्वीकार कर सके। तो यही आपका प्राइमरी हेल्थ केयर हो गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिएगा। अब बाकी महत्वपूर्ण पॉइंटें हैं, आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के मुख्यतः जो है आपके 8 तत्व होते हैं। क्या तत्व होते हैं? देख लीजिए, मुख्यतः 8 तत्व होते हैं जो कि आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इस 8 तत्व को आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। समझ गए? कोई भी आपसे पूछ देगा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के तत्वों, एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा। चलिए देखते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर देखभाल के जो है आपके मुख्यतः 8 तत्व होते हैं। तत्व मतलब कहा जाए कि 8 ऐसे चीज़ें हैं, 8 ऐसे एलिमेंट है जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत होता है। समझ गए चीज़ को? चलिए देखिए, पहला है स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा जो है यह प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत ही दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को या किसी भी लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत ही दिया जाता है। तो इसका पहला घटक कौन हो गया? स्वास्थ्य शिक्षा हो गया। दूसरा घटक है खाद्य आपूर्ति एवं उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना। मीन्स इसका मतलब होता है कि खाद्य सप्लाई यानी फूड सप्लाई मतलब भोजन के आपूर्ति करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना इसका काम है। मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर का दूसरा जो एलिमेंट है कि वह जो है इस प्राइमरी हेल्थ केयर के तहत फूड सप्लाई किया जाता है और साथ में उपयुक्त पोषण बनाने के लिए जो है प्रोत्साहन दिया जाता है लोगों को। तो ये दूसरा आपका एलिमेंट हो गया। तीसरा एलिमेंट है सुरक्षित जल पर्याप्त आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। मतलब ये जो आप देख रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका तीसरा जो आपका मतलब एलिमेंट है कि सुरक्षित जल की उपलब्धता हो और साथ में स्वच्छता। इसका जो है यानी सीधा देखिए सुरक्षित जल और स्वच्छता, इसका जो है तीसरा आपका क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चौथा एलिमेंट क्या है? चौथा एलिमेंट है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल एवं परिवार नियोजन। मीन्स मातृ मतलब माता और शिशु, माता और बच्चे के स्वास्थ्य के देखभाल और साथ में परिवार नियोजन दोनों साथ में है। यह जो है आपका क्या है? चौथा एलिमेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर का। नेक्स्ट है मुख्य संक्रामक बीमारियों के विरुद्ध टीकाकरण। अब जितने भी टीकाकरण होता है हमारे समुदाय में वह सब के सब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत ही रहता है। जैसे पोलियो का टीका, चेचक का टीका, ये सब टीका संक्रामक रोगों के विरुद्ध दिया जाता है और यह जो है प्राइमरी हेल्थ केयर का आपका एक घटक है, एक तत्व है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 7वां नंबर का स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण। अगर स्थानीय तौर पर कोई एंडेमिक डिजीज है, कोई स्थानीय तौर पर होने वाला बीमारी है, अगर वह फैलता है तो उसको कैसे
जो है कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका रोकथाम किया जाए, इस पर जो है नज़र रखना प्राइमरी हेल्थ केयर के ही काम होता है। नेक्स्ट है समान रोगों तथा चोटों का उपयुक्त इलाज। मतलब जो प्राइमरी हेल्थ केयर होता है यहाँ पे समान रोग मतलब जनरल डिजीज और साथ में कुछ छोटे मोटे चोट को भी उपयुक्त उपचार यहाँ पे होनी चाहिए, यह जो है इसका एलिमेंट है। एंड आखिरी एलिमेंट है अति आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता, मीन्स प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग। मतलब जो भी महत्वपूर्ण दवाइयाँ हैं उसका आवश्यक होना उपलब्ध होना चाहिए प्राइमरी हेल्थ केयर में। तो इस प्रकार से 8 तत्व आप लोग याद रखिएगा, बहुत आसान है। जैसे टीकाकरण, आधारभूत स्वच्छता और खाद्य आधारभूत स्वच्छता, ठीक है ना, जल आपूर्ति, आधारभूत स्वच्छता, खाद्य आपूर्ति और उपयुक्त पोषण को प्रोत्साहन देना, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, अति आवश्यक दवाइयों का उपलब्धता, समान रोग और चोटों का उपयुक्त इलाज। तो ये सब आपके तत्व है, तो ये सब याद करना आपको पढ़ना पड़ेगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, चीज़ें दिमाग से आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, अलग अलग है, लेकिन अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है बताइए, प्राइमरी हेल्थ केयर के घटक बताइए और प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत को बताइए, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, तो 10 नंबर। दूसरा पूछेगा क्वेश्चन कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है परिभाषित करें, प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत बताएं और प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका बताएं, जो कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन मिला के एक लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछेगा, या हो सकता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ ले, या इसके बाद जो पढ़ाएंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की क्या भूमिका है तो सिर्फ भूमिका ही पूछ ले, या हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और इसका घटक बताए तो सिर्फ वही पूछ ले। तो अलग अलग पूछेगा, तो ये क्वेश्चन सब शॉर्ट के लिए काफ़ी है, 5 नंबर के लिए। चलिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत को देखते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कोई भी चीज़ के बारे में आपसे सिद्धांत पूछा जाए, सीधा दिमाग में रखिएगा कि ये हमसे कहीं ना कहीं सिद्धांत पूछ रहा है, मीन्स यह कहीं ना कहीं जो है हमें बता रहा है कि आप इस चीज़ में, इस विभाग में, इस चीज़ को करने में किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, और जो जो महत्वपूर्ण बातें को ध्यान में हम रखेंगे वही उसके लिए एक सिद्धांत बन जाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए बाकी यहाँ पे देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत के लिए क्या है फॉर्मूला, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक विशेष समिति ने 1984 में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा में 5 सिद्धांत शामिल किए। अब यहाँ पे देखिए इसके सिद्धांत में अब ज़्यादा छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि 1984 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक विशेषज्ञ समिति ने यह जो है स्वास्थ्य देखभाल को परिभाषा में 5 सिद्धांतों को शामिल किया। तो इसमें हम जान चुके हैं कि 5 सिद्धांत है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं इस चीज़ को पहले आप लोग समझिए। पहला पॉइंट है न्याय संगत वितरण, मीन्स न्याय संगत वितरण बताएंगे आगे। दूसरा है सामुदायिक सहभागिता, यानी समुदाय के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सहभागिता हो, ये है। तीसरा है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी तकनीकी है उसका वैज्ञानिक तौर पर जो है उपयोग हो और वैज्ञानिक तौर पर जो है इसका उपयोग करने वाला आदमी मजबूत हो, जिसकी लागत कम हो ताकि सब उपयोग कर सके। ओके ना। नेक्स्ट है रोकथाम पर फोकस। रोकथाम के फोकस का मतलब है कि कुछ ऐसे बीमारियां हैं, कुछ ऐसे रोग है जिसको जो है रोकथाम पर फोकस करना जरूरी है, नहीं तो वह क्या होगा और ज़्यादा बढ़ेगा, जैसे एड्स वगैरह, टीबी वगैरह हो गया, समझ रहे हैं ना। एंड लास्ट है 5वां बहुयामी समन्वय। बहुयामी समन्वय का मतलब होता है मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेट, मतलब अनेकों क्षेत्रों से समन्वय बनाना, यह प्राइमरी हेल्थ केयर का एक सिद्धांत होता है। तो चलिए हमें 5 पॉइंटें बता दिए, अब एक एक करके अच्छे से जानते हैं। साथियों पहला पॉइंट हमारे सामने में है न्याय संगत वितरण होनी चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर का यह जो है आपके 1984 में समिति के द्वारा किए गए, ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका सिद्धांत है पहला, वह न्याय संगत वितरण है। न्याय संगत वितरण के मतलब होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो भी स्वास्थ्य सेवा दिया जाएगा, किसी को स्वास्थ्य देखभाल दिया जाएगा, वह सबके साथ न्यायपूर्ण होगा, सबके एक समान होगा। ऐसा नहीं है कि जाति देखकर, लिंग देखकर, भेद देखकर, क्षेत्र देखकर जो है हम उसके स्वास्थ्य के प्रति जो है भेदभाव करेंगे। तो यही कहा गया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर यानी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जो होगा वह सभी के लिए न्याय संगत होगा और न्याय संगत वितरण होगा। यहाँ पे जो है जो भी स्वास्थ्य सुविधा और संसाधन है, यहाँ पे सभी चीज़ों का उपयोग जो है बिना किसी रंग, जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र, पूंजी आदि को बिना देखे हुए जो है प्राथमिक सुविधाएँ व्यक्ति, परिवार और समुदाय को स्वतंत्र और पक्षपात रहित प्रदान किया जाएगा। तो यही न्याय संगत वितरण होता है। चीज़ को समझ गए? ओके।
दूसरा है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता का मतलब होता है कि समुदाय स्वास्थ्य देखभाल के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये अति आवश्यक है कि परिवार तथा समाज की सक्रिय भागीदारी हो। सामुदायिक सहभागिता होने पर जनता और जागरूक होगी और स्वास्थ्य लाभ अधिकाधिक उपयोग करेगी। इसका इतना लिखने का सीधा सीधा मतलब है। दूसरा पॉइंट है सामुदायिक सहभागिता, कम्युनिटी पार्टिसिपेंट, मतलब समुदाय के लोग ज़्यादा से ज़्यादा, समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर में भाग ले और भाग लेकर इसे सफल बनाए, तो जो है क्या होता है कि यह सफल होगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में आएंगे, अपना दिखाएंगे, उपचार करवाएंगे, लोगों में जागरूकता बढ़ेगा और लोग जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है क्या होंगे, अधिकाधिक जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में भाग लेंगे। तो सीधी सीधी बातें हैं कि समुदाय के सहभागिता जो है बढ़ाने के लिए ध्यान में रखना चाहिए बातें को। तो ये भी आपका एक सिद्धांत हो गया। दूसरा है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। उपयुक्त तकनीकी का मतलब होता है कि उपयुक्त तकनीकी अर्थात ऐसी तकनीक जो वैज्ञानिक रूप से मजबूत हो, लोगों को स्वीकार हो, जिसकी लागत आम जनता द्वारा वहन कर सकने योग्य हो तथा लोगों की ज़रूरत को पूरी करने वाली हो का उपयोग करना चाहिए। और एप्रोप्रिएट टेक्निक का मतलब होता है, उपयुक्त तकनीक का मतलब कि जो भी तकनीक स्वास्थ्य में प्राइमरी हेल्थ केयर में उपयोग किया जाएगा उस तकनीक का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सके, ऐसे बनाना चाहिए। जैसे उसके लिए क्या करेंगे, पैसा कम रखेंगे, सब लोग इसका पैसे का वहन कर सकेगा, इस टाइप से होगा। क्योंकि महंगा होगा तो सब लोग भागेगा, कहेगा कि नहीं हमें नहीं कराएंगे। यानी जैसे मानिए अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड मशीन है, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड मशीन है, मान गए प्राइवेट संस्था है, वहाँ पे जो है इसका व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था नहीं है तो कैसे हम इसको व्यवस्था करेंगे कि ताकि कम से कम लोग जो है बाहर करा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंदर कराए, यानी उससे कम चार्ज पर ही अंदर हो जाए तो लोग अंदर ही ज़्यादा कराएगा ना, तो बाहर नहीं जाएगा। तो यही चीज़ें होनी चाहिए कि ऐसी तकनीक हो जो सब लोग इसे स्वीकार कर सके, सब लोग इसके खर्चे का वहन कर सके, ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए। यही कहता है उपयुक्त तकनीक, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे चौथा है रोकथाम पे फोकस। अब है जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर होगा उसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं, अभी हम नर्स के बारे में नहीं देख रहे हैं, चाहे किसी के बारे में हम नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ केयर के बारे में देख रहे हैं, देखभाल के बारे में देख रहे हैं। तो हम देखभाल कौन करेगा, डॉक्टर, नर्स, यही सब देखभाल कर पाएंगे। तो ये जो आपके चाहे नर्स हो, नर्स अगर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान कर रही है तो नर्स को इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि रोकथाम पर फोकस दे। जो भी बीमारी है, चाहे वो स्थानीय हो चाहे वैश्विक हो, सभी प्रकार के बीमारियों को जो है रोकने और उस पर जो है नियंत्रण करने का हमेशा जो है फोकस करना चाहिए, रोकथाम पर फोकस करना चाहिए। जैसे एड्स वगैरह, टीबी वगैरह, ये सब फैलने वाला रोग है, तो इस पर इसको रोकथाम कैसे करना है, इस पर फोकस करना चाहिए। समझ गए चीज़ को? तो ये रोकथाम पर फोकस जो है आपके चौथा पॉइंट हो गया प्राइमरी हेल्थ केयर के। या कोई भी रोग है जो आगे न बढ़े उसको कैसे रोकना है, कैसे रोकेंगे, इस पर फोकस किया जाना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा 5वां नंबर का है बहुयामी समन्वय। बहुयामी समन्वय का मतलब होता है मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि स्वास्थ्य संबंधित अन्य क्षेत्र जैसे कृषि, शिक्षा, सामाजिक कल्याण आदि के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। मीन्स सबके साथ जो है प्रयास करने की आवश्यकता है, साथ ही सभी क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब देखिए, स्वास्थ्य को, प्राइमरी हेल्थ केयर को आप सोचेंगे कि सिर्फ हम अपने डिपार्टमेंट पर तक सीमित रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य के साथ जोड़ना है, भागीदारी प्राइमरी हेल्थ केयर में बढ़ाना है, तो एक बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको मल्टी सेक्टोरियल से कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, मतलब बहुयामी समन्वय बनाना पड़ेगा। मतलब एक से अनेक कंपनी, अनेक संस्था के साथ आपको जो है समन्वय बनाना पड़ेगा ताकि सभी जगह के लोग जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में जान सके और इसमें आके अपना लाभ उठा सके और सबका स्वास्थ्य बेहतर हो सके। तो ये जो है आपके मल्टी सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 5 जो सिद्धांत है, 5 सिद्धांत समाप्त हो गया और सभी के सभी सिद्धांत को हम लोग ध्यान में रख के ही प्राइमरी हेल्थ केयर देंगे अगर हम नर्स हैं तो। समझ गए? तो इस चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, 5 पॉइंट को। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़िए और इंग्लिश में नोट्स बनाइए। चलिए अब हम लास्ट प्रश्न आज का देखते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर? मतलब एक प्राइमरी हेल्थ केयर देते समय एक स्वास्थ्य सेवा, एक स्वास्थ्य देखभाल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल देने में एक नर्स किन किन चीज़ों को भूमिका निभा सकती है, क्या क्या रोल हो सकता है, इसी रोल को हम लोग देखना है प्राइमरी हेल्थ केयर के अंतर्गत। ओके,
जब आप आगे जाएंगे, आगे पढ़ेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन और मिलेगा कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में नर्स की भूमिका बताए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो कम्युनिटी हेल्थ नर्स के बारे में बात होगा। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में। तो जो हम लोग 8 तत्व देखे हैं ना, जो हम लोग 8 तत्व देखे हैं ना, ऊपर आगे प्राइमरी हेल्थ केयर के जो 8 तत्व देखे हैं ना, तो आप चाहें तो एज ए नर्स आप उस 8 तत्व के जो है देखभाल उसके पूर्ति करने में भी आप यहाँ पे ला देंगे, पॉइंट लिख देंगे, तो आपको यह जो है उस चीज़ में नर्स की भूमिका हो जाएगा। बाकी चलिए हम जो है आगे और देखते हैं। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर में नर्स की भूमिका निम्न प्रकार होती है। चलिए हम लोग देखते हैं नर्स के क्या क्या भूमिका हो सकता है प्राइमरी हेल्थ केयर में। चलिए देखिए, पहला पॉइंट है व्यक्ति मतलब पर्सनल रूप से, परिवार मतलब फैमिली, और समुदाय, ये तीनों स्तर पर स्वास्थ्य का स्तर का आकलन करना, मतलब हेल्थ लेवल कैसा है व्यक्ति का, परिवार का, समुदाय का, इस हेल्थ लेवल का जो है असेसमेंट आकलन करना। आकलन मतलब डाटा तैयार करना कि पेशेंट का पहले क्या रोग था, पहले क्या बीमारी चल रहा था, क्या दवाई ले रहा था, परिवार में क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास रहा है, तमाम चीज़ों को डाटा तैयार करना ही आकलन कहलाता है बीमारी के बारे में। समझ गए? तो यही है व्यक्ति, परिवार तथा समुदाय के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना नर्स के सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। समझ रहे हैं चीज को कि आकलन करना स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है किसका, नर्स का। समझ रहे हैं? चलिए, नर्स सर्वे गृह मुलाकात द्वारा परिवार तथा समुदाय के लोगों के संपर्क में आती है। नर्स किन किन चीज़ों से समुदाय और परिवार के संपर्क में आएगी, चाहे व्यक्ति से, तो गृह मुलाकात के जरिए, और परिवार तथा समुदाय के लोगों को संपर्क में आती है सर्वे और गृह मुलाकात के द्वारा। ओके, तथा स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों तथा आवश्यकताओं को पता लगाकर उन्हें नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। और आकलन में ही होता है कि मरीज को क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, क्या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां हैं, इस चीज़ की आवश्यकता को पता लगाती है और नर्सिंग केयर प्रदान करती है। तो यही हो गया पहला पॉइंट है कि स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा पॉइंट क्या है, एक नर्स का ये भूमिका बनता है कि प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब जो प्रथम देखभाल होगा, प्राथमिक देखभाल होगा, उसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पार्टिसिपेट करें, तो इसके लिए लोगों में प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर में आकर अपना जो है हेल्थ चेकअप कराएं, स्वास्थ्य देखभाल करवाएं। इन तमाम चीज़ों को जो है करने के लिए कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना किसका काम है, नर्स का काम है। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, नर्स समुदाय के लोगों को देखभाल प्रदान करने से पूर्व किए जाने वाले आकलन तथा देखभाल के नियोजन, क्रियान्वयन व मूल्यांकन में अधिक रूप से सहभागी होने के लिए प्रेरित करती है। समझ रहे चीज़ को? क्या समझे कि नर्स जो है प्राइमरी हेल्थ केयर में लोगों को सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कैसे? तो जो भी नर्स है वह जो है क्या करती है कि लोगों को देखभाल प्रदान करने से पूर्व जो है आकलन करती है और देखभाल में नियोजन, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में अधिक रूप से सहभागी बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है नर्स। समझ गए ना? मतलब विभिन्न तरीका के नियोजन हो गया, क्रियान्वयन हो गया, मूल्यांकन हो गया, उपचार हो गया, सभी चीज़ों में नर्स जो है प्रोत्साहित करती है लोगों को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आकर दिखाएं, भाग लें इसमें। समझ रहे हैं चीज़ को? चलिए, तीसरा पॉइंट है, आप लोग देखते होइएगा तो आप लोगों को पता भी चलता होगा, आप जब आप अपने जब घर पर रहते हैं तो देखते होइएगा आशा कार्यकर्ता नर्स वगैरह आपके घर पे आती है, तो वो आपको जो है बहुत तरीके के तमाम चीज़ें बताएगी, कहेगी कि आइए सेंटर पर आइए, ठीक है, वहाँ पे आपको उपचार दिया जाएगा, बताया जाएगा, तमाम चीज़ें आपको मोटिवेट करता है ना। क्यों करता है? ताकि उसको जिस भी क्षेत्र में प्राइमरी हेल्थ केयर में हो गया या कम्युनिटी हेल्थ केयर में इस समय जहाँ भी काम कर रही है उस क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे और उस केंद्र को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे बढ़ाए, ऐसा उसका लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय रखना। अन्य विकास कार्यक्रमों से समन्वय का मतलब होता है कि नर्स एक कोऑर्डिनेशन का काम करती है, बीच के माध्यम का काम करती है। समझ रहे हैं चीज़ को? जैसे वह स्वास्थ्य स्तर को अच्छे से प्राप्त करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए नर्स का जिम्मेदारी बनता है कि वह स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र, जैसे मतलब हर एक विभाग में, हर एक क्षेत्र में स्वास्थ्य का क्षेत्र जरूरी होता है। तो जैसे कृषि, शिक्षा, आवास, संचार, उद्योग, समाज, जलपूर्ति, यातायात, समुचित जो भी विकास है, इसके लिए नर्स को प्रेरित रहना चाहिए, प्रयासरत रहना चाहिए और सभी विभागों के साथ समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के रखना चाहिए ताकि एक बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रदान किया जा सके। और यह नर्स का भूमिका होता है समन्वय बनाने का। समझ गए? नेक्स्ट है चौथा, नर्स का ये भी काम है कि आपातकालीन तथा समान चिकित्सा उपलब्ध कराना। एक नर्स का ये दायित्व बनता है कि अगर कोई आपातकालीन मरीज है, इमरजेंसी मरीज है, तो उसका तुरंत देखभाल किया जा सके और अगर उसे आगे रेफर करने का कंडीशन है, अवस्था है, तो उसे आगे रेफर भी कर सके। ऐसा जो है नर्स का एक भूमिका है। अगर कोई नॉर्मल पेशेंट है, नॉर्मल अगर उसे ट्रीटमेंट करना है तो नर्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट भी करना जो है उसे जिम्मेदारी है, भूमिका है प्राइमरी हेल्थ केयर में। यानी दोनों तरीका के आपातकाल और समान दोनों तरीका के जो है वह चिकित्सा
प्रदान कर सकती है सुविधा, और साथ में ये भी देखेगी कि कोई अगर क्रिटिकल सिचुएशन में है तो रेफर भी कर सकती है। तो यह नर्स का भूमिका और कार्य हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महामारी संबंधी निगरानी रखना। 5वां पॉइंट है नर्स को एक चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नर्स को अपने जो भी क्षेत्र में काम कर रही है उस क्षेत्र में कोई महामारी ना फैले, कोई महामारी फैले उससे पहले ही उस पर ध्यान रखकर रोका जा सके। इसके लिए जो है महामारी संबंधी निगरानी रखती है कौन? नर्स। रखकर निगरानी रखकर क्या करती है कि रोगों को फैलने से रोकती है और आवश्यक रूप से स्वास्थ्य सेवा और उपचार प्रदान करके होने से पहले ही उस महामारी को रोकती है। तो यह कब होता है? तो नर्स महामारी संबंधी निगरानी रखना नर्स का यह दायित्व बनता है। छठा पॉइंट बनता है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। अब जो भी नर्स होती है, नर्स के अंदर में बहुत सारे स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, उन नर्स से जूनियर नर्स होती है और कार्यकर्ता कुछ होता है स्वास्थ्य का, तो उन सबको प्रशिक्षण देना जो है नर्स का जिम्मेदारी बनता है और साथ में उसके कार्यों को जो है निरीक्षण करना भी नर्स का एक दायित्व बनता है। तो एक चीज़ को समझ लीजिए कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, जैसे आशा हो गया, आंगनबाड़ी हो गया, बहुत सारे अलग अलग कार्यकर्ता हैं, इन सबको जो है नर्स का काम होता है कि न जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना। तो ये आपका छठा पॉइंट हो गया। एंड 7वां पॉइंट है, देखिएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की प्रगति पर नज़र रखना, और यह आखिरी जो है आपके पॉइंट है। अब आप समझिए, कोई भी कंपनी के लिए अगर आप हॉनेस्टी पूर्वक काम करते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि कोई भी कंपनी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हम जो है हमेशा उस पर नज़र रखें कि कितना ज़्यादा इसमें विकास हो रहा है या पहले जो काम हुआ है उससे कितना जो है कंपनी को फ़ायदा बेनिफिट्स हुआ है जिससे कंपनी आगे बढ़ सकता है। तो इन सारे चीज़ों को ईमानदारी से करने पर ध्यान रखते हैं ना। उसी प्रकार से हम नर्स हैं तो एज ए नर्स हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमें अपने प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रमोशन पर नज़र रखना है, प्रगति पर नज़र रखना है कि मेरे द्वारा किए गए कार्य या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्य इसके परिणाम स्वरूप इसका क्या परिणाम है, इसका क्या प्रगति हो रहा है, आगे प्रमोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है या पीछे जा रहे हैं। तो इस पर नज़र रखना नर्स का एक काम बनता है, क्योंकि सब काम कर देगी और उस जिस विभाग में जिस चीज़ के लिए काम कर रही है वही चीज़ नीचा चले जाए और डीप मोटिवेट होते रहे तो फिर जो है कोई काम करने का मतलब बनता नहीं है। तो नर्स को ये भी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो है प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रगति यानी प्रमोशन पर भी नज़र रखना पड़ता है। तो यह जो है आखिरी आपका पॉइंट है। ये 7 पॉइंट है नर्स का, ठीक है। बाकी मैं बता दूं, नर्स और सारे जो है भूमिका निभा सकती है। नर्स जो है टीकाकरण जो है मेन भूमिका निभा सकती है, ठीक है। नर्स जो है पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में भूमिका निभा सकती है, ठीक है। नर्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने में अपना भूमिका निभा सकती है, ओके। नर्स जो है उपयुक्त जो है पोषण और स्वच्छता में भी भूमिका निभा सकती है। तो ये तो 7 पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा। मैंने आपको पहले क्या बताया कि 8 जो आपका आवश्यक जो प्राइमरी हेल्थ केयर के तत्व है, इस तत्व को अगर आप याद रखते हैं तो इसी तत्व को एज ए नर्स आप अपना भूमिका, अपना कार्य भी इसमें बना लेंगे कि आपका इसमें क्या क्या कार्य हो सकता है। तो 8 पॉइंट यहाँ से मिल जाएगा, 7 पॉइंट मैंने आपको यहाँ पढ़ा दिया, कुल 15 पॉइंट हो गया। अब इस 15 में से आपको जितना याद रहेगा एज ए नर्स आप अपनी भूमिका को बता दीजिएगा। समझ गए चीज़ को? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य बताएं, स्वास्थ्य शिक्षा का जो है सिद्धांत बताएं। तो चलिए आज देखते हैं। मेरे डियर, एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, स्वास्थ्य के सभी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना ही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। स्वास्थ्य शिक्षा जो है द्वारा समुदाय के लोगों को शिक्षित कर उनकी जीवन शैली को बदला जा सकता है। अब देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा का मतलब जो है सीधी सी भाषा होता है एजुकेशन। आप स्वास्थ्य के बारे में एजुकेशन देना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ABCD सिखाना और ABCD सिखाना या जो है 10वां 10th 12th ये सब की पढ़ाई कराना, यही सब एक एजुकेशन नहीं होता है। एजुकेशन के मतलब होता है कि आपके अंदर एक क्वालिटी को जागृत करना, चीज़ें के बारे में मालूम करना, ठीक है ना, जानकारी देना, ये एक सब शिक्षा है। समझ गए चीज़ को? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा मतलब स्वास्थ्य शिक्षा। तो स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाले हर व्यक्ति तथा परिवार को ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उसके लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है, मतलब उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो आप लोग सीधा समझिए कि स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा मनुष्य या समुदाय के लोगों को शिक्षित करके आप उसके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बदला जा सकता है, ठीक है। जाहिर सी बातें हैं, आप देखते होइएगा बहुत लोगों को जानकारी के अभाव में ही, स्वास्थ्य शिक्षा के अभाव में ही बहुत लोग जो है परिवार नियोजन नहीं करवा पाता है, बहुत लोग गंदगी में रहते हैं, जैसे तैसे रहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं उनको
अपर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण ही होता है। उनको उतना शिक्षा नहीं मिला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं मिला है, जिसके कारण वह अपना जैसे तैसे रह रहे हैं। तो यही कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, हेल्थ एजुकेशन के द्वारा आप समुदाय में जो है व्यक्ति के शिक्षित करके आप उनके जीवन शैली को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। यही स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है। ठीक है, तो यही हो गया आपका। उसके बाद यहाँ ये मेन पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा वह एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे समुदाय में रहने वाला व्यक्ति तथा परिवार ऐसा व्यवहार सीखते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए हितकर होता है। मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है जिसके द्वारा समुदाय में रहने वाला व्यक्ति या फिर परिवार जो है क्या करता है कि उसको एक ऐसा व्यवहार सीखता है, एक ऐसा बिहेव सीखता है जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है, उसके स्वास्थ्य के हित में होता है। ठीक है, तो यही जो है स्वास्थ्य शिक्षा होता है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया, आपको जितना याद हो आप स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में लिख दीजिएगा। जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य शिक्षा किसी को देकर या कोई प्रदान करके अपने जीवन को, स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, अपने जीवन को जो है अपने लिए स्वास्थ्य के लिए हितकर बना सकता है, अपने हित में बना सकता है। ठीक है, अपने जीवन शैली को बदल सकता है या उसे स्वास्थ्य शिक्षा देकर बदला जा सकता है। तो यही सब स्वास्थ्य शिक्षा ना है, समझ गए। जैसे नाखून काट के रखना, नाखून काट के रखने का शिक्षा देंगे, क्यों? क्योंकि नाखून में अगर बड़ा होगा तो उसमें गंदगी बैठेगा और वो खाना के द्वारा अंदर जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा। इसी प्रकार से साफ सफाई का शिक्षा देते हैं, ठीक है ना, आसपास के पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखने का शिक्षा देते हैं। तो तमाम तरीके के शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य के जरिए जानकारी देंगे जो व्यक्ति के स्वास्थ्य और बेहतर जो है जीवन दशा के लिए बेहतर हो, उसके हित में हो। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो ये हो गया आपका स्वास्थ्य शिक्षा। अब मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा का कुछ पहलू होगा। अब जो हम मान गए हम नर्स हैं तो हम किसी को चलेंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, जानकारी देने किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ के बारे में, तो हमको कुछ ना कुछ चीज़ें जानकारी होना चाहिए। हमको जो है कैसे उसको स्वास्थ्य शिक्षा देना है, इसको तो हमको ध्यान में रखना ना पड़ेगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा के लिए किन किन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, इस चीज़ को आपको, हमको, हर कोई व्यक्ति को जो खासकर मेडिकल क्षेत्र में काम करता है, तो अगर उसको स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में कोई जानकारी देना हो जो उसके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो, तो उसके जानकारी में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या बातें, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और जब कोई चीज़ें ध्यान में रखकर काम करते हैं तो ही हमारा सिद्धांत बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत, हेल्थ एजुकेशन के सिद्धांत में देखिए, पहला है सहभागिता, पार्टिसिपेशन। आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो स्वास्थ्य शिक्षा होता है, यह जब हम समुदाय में लोगों के बीच देने जाएंगे तो जो है लोगों का इसमें दिलचस्पी हो, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन हो, यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है। मान गए कि हम गए स्वास्थ्य शिक्षा देने समुदाय में, कम्युनिटी में, गांव में, ठीक है, एज ए नर्स, किसी भी टॉपिक पे, साफ सफाई या परिवार नियोजन, कुछ भी पे हुई स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने गए। लेकिन मान गए कि हम गए देने, और जहाँ पे मान गए हम अगर ग्रुप में स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं 10 आदमी के बीच में, अब हम प्लान बनाए कि 10 आदमी को हम एक साथ जो है शिक्षा देंगे, लेकिन जब हम शिक्षा देने गए तो वहाँ पे आदमी आया ही नहीं, उसमें भाग लिया ही नहीं, तो क्या मेरा स्वास्थ्य शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा तो हम किसी न किसी व्यक्ति को ही देंगे ना, अपने समुदाय में, अपने गाँव में किसी को, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो है भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा में लोग जो है बिना किसी जो है डर के भाग ले। अगर लोग भाग नहीं ले रहा है तो स्वास्थ्य शिक्षा सफल नहीं हो पाएगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर सफल बनाने के लिए लोगों को, जन समुदाय के जो है भागीदारी आवश्यक है। बिना भागीदारी के पूर्ण नहीं हो सकता है। बिना भागीदारी के आप किसको स्वास्थ्य शिक्षा देंगे? वही बातें हैं। तो सहभागिता होना बहुत ज़रूरी है लोगों का, जन समुदाय का। दूसरा है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब जब हम जाएंगे कम्युनिकेशन देने, तो मान गए सहभागिता हो गया, लोग आ गया हमारे बातों को सुनने के लिए, लेकिन जब हम शुरू करेंगे तो हम लोगों के लिए, लोगों के अनुसार उनके भाषा को अगर हम नहीं समझेंगे और उनके ही भाषा में अगर हम उनको नहीं समझा पाएंगे, मतलब हमारा उनका कम्युनिकेशन नहीं बन पाएगा। कम्युनिकेशन का मतलब यही ना होता है कि एक दूसरे से सूचनाओं का या बातों का आदान प्रदान करना। तो अगर मान गए हम अपने बातों को उनको नहीं समझा रहे, या वो हमें जो है नहीं समझ पा रहे हैं, या वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप जो स्वास्थ्य शिक्षा देंगे तो इसमें जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे वह लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो दूसरे सामने
सामने वाले व्यक्ति को समझ में आए, जो सरल हो, आसान हो, कठिन लैंग्वेज से दूर रहे, क्योंकि कठिन लोग गांव के लोग जो होंगे उनको समझ में शायद नहीं आ सकता है। तो सरल और आसान भाषा का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम्युनिकेशन, संचार जो है दोनों के बीच या लोगों के बीच में अच्छा हो, वो हमारी बात को समझ सके, हम उनकी बातें को समझ सके। और जब ये सब चीज़ें होगा तो स्वास्थ्य शिक्षा जो है बेहतर होगा, प्रभावी होगा। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य शिक्षा या तो बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, या शुरू होगा ही नहीं, या प्रभावी होगा ही, लोगों पर उसका प्रभाव होगा ही ना होगा, तो फिर स्वास्थ्य शिक्षा देने का कोई मतलब बनेगा ही ना बनेगा। क्योंकि आप जाएंगे गांव के इलाका में और गांव के लोग हिंदी जानते हैं, आप वहाँ पे धाए धाए इंग्लिश में समझाने लगेंगे तो समझेंगे आपको बातों को, उनके माइंड से उड़ जाएगा। ठीक है ना, वो बीच से ही उठकर चलने लगेंगे, कहेंगे क्या बोल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा स्वास्थ्य शिक्षा होना चाहिए जो लोगों के अनुसार, उनके लिए, उनके समझने योग्य भाषा का उपयोग, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए कम्युनिकेशन जो है अच्छा होना चाहिए, और साथ में हेल्थ एजुकेशन को प्रभावी बनाने के लिए, समझ गए। और साथ में कभी भी संक्षिप्त भाषा का, संक्षिप्त शब्दों का उपयोग ना करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो संक्षिप्त शब्दों का मतलब नहीं जान पाते हैं, शॉर्ट में नहीं बताए, अच्छा से डिटेल में बताना चाहिए, अच्छा से कम्युनिकेशन हो तो बेहतर है। तो दूसरा है कम्युनिकेशन। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, संप्रेषण भी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मोटिवेशन। अब अभिप्रेरणा, हर व्यक्ति सीखने की जिज्ञासा रहती है, बिल्कुल सही है। अब कोई, हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो या वयस्क हो, सब व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखने का जिज्ञासा रखता है। अब वो अलग की चीज़ें हैं कि आप उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सीखना सब चाहता है, लेकिन सबका अपना अपना अलग इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट में वह उसी रुचि के अनुसार सीखना चाहता है। तो मोटिवेशन के द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकते हैं सीखने के लिए, उसे जो है क्या कर सकते हैं, उसके जिज्ञासा को आप प्रेरित कर सकते हैं। आप उसके जिज्ञासा मीन्स एक इच्छा को बढ़ा सकते हैं सीखने के लिए। कैसे? उसे मोटिवेशन करके, उसे जो है विभिन्न प्रकार के लोभ देकर, विभिन्न प्रकार के चीज़ों से जो है उसे क्या करवा कर जो है, मतलब इस प्रकार से हम उसे मोटिवेट करेंगे, मोटिवेशन करेंगे, प्रेरित करेंगे कि उस व्यक्ति में एक इच्छा जागृत हो जो उसे सीखने के लिए आगे बढ़ाए, प्रेरित करे। और इसी को तो हम लोग प्रेरणा कहते हैं ना। तो और इसके लिए सरकार जो है अनेक योजनाएं चला रहे हैं। स्वास्थ्य शिक्षा को अगर प्रभावी बनाना है तो लोगों के बीच में मोटिवेशन ज़रूरी है, और वो मोटिवेशन जो है आप उसके जिज्ञासा को बढ़ाते हैं, और जब आप उसके जिज्ञासा बढ़ेगा, मतलब उसका दिल जो है करेगा कि हाँ हम सीखें, तो वह सीखेगा। तो उसके लिए देखते होइएगा कि गाँव में सरकार जो है विभिन्न योजना चला रही है जो लोगों के बीच में जो है सिखाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए जो है चल रहा है। तो जिज्ञासा, मोटिवेशन को आप जो है इस तरीक़ा से बढ़ा सकते हैं लोगों में, जो स्वास्थ्य शिक्षा को अपने अंदर ग्रहण करने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है समझ, कम्प्रहेंशन। समझ के मतलब होता है कि नर्स को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय श्रोता या जिसे स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है उससे शिक्षा का स्तर, समझने की क्षमता का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहली बातें हैं समझ, कम्प्रहेंशन। आप नर्स है, कम्युनिटी में गए, समुदाय में गए, गाँव में गए, लोगों के बीच में समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, अब आप 5-10 लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देना शुरू भी कर दिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप जो भी लोग को स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उनके समझ कितना है। ठीक है, उनके शिक्षा का स्तर कैसा है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जितना ज़्यादा समझने वाला होगा, जितना ज़्यादा उनका शिक्षा का स्तर होगा, तो वो जो है उतना ही ज़्यादा जो है स्वास्थ्य शिक्षा को भी समझ पाएगा। अगर मानिए एक बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी, गांव के कुछ महिलाएं जो होती है, पुरानी महिलाएं जो बिल्कुल पढ़ी नहीं रहती है, थोड़ा सा भी उसको आप कुछ बताएंगे तो नहीं समझ पाती हैं। तो ये जो है ध्यान में रखना चाहिए कि जो व्यक्ति सुनने वाला है हमारी बातों को, जो श्रोता है, और हम नर्स है तो हम स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, तो उस समय जो हमारी बात को सुन रहा लोग है, सुनने वाले जो श्रोता है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा है और उनके समझने का जो है क्षमता कितना है, इसका ज्ञान कितना है, इस चीज़ को जो है आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ को जो है नर्स को समझना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति को हम जो स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसके अंदर समझने की क्षमता और उसके अंदर जो है शिक्षा का स्तर कैसा है। जब इन बातों को आप समझ लेंगे कि उस व्यक्ति ये काबिल है, ज़्यादा टेक्निकल भाषा को, ज़्यादा जो है इसके अंदर शिक्षा का स्तर है नहीं, तो हम इसके कैसे स्वास्थ्य शिक्षा दें, ये आपको एज ए नर्स समझना पड़ेगा। तो समझ, कॉम्प्रिहेंशन जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पाँचवा है गुड रिलेशन। गुड रिलेशन का मतलब होता है अच्छा संबंध। ठीक है,
अब मान गए अच्छा संबंध का मतलब क्या है कि जैसे आप नर्स है या कोई भी हम नर्स है या कोई भी नर्स होगा, ठीक है ना, पढ़ रहे हैं तो नर्स ही होंगे आगे। तो नर्स है, आप गए, आपको मान के ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग दे दिया, ठीक है, और कभी कभी आपको समय समय पर गाँव में घूमकर या लोगों स्कूल में जाकर या कहीं कैंप करके लोगों को जो है स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है किसी भी टॉपिक पे, ठीक है, जो होता भी है। तो इसके लिए आप जब जाएंगे समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आप लोगों के बीच में कैसा आप संबंध बना रहे हैं, ठीक है, लोगों की बातों को आप कैसे सुन रहे हैं, उनके डाउटों को, उनके भ्रम को, उनके जिज्ञासा मतलब उनके इच्छा को आप कैसे जो है खुल के चर्चा करने के लिए उससे जो है फ्रीडम दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं। अगर आपका और उनका रिलेशन अच्छा बन जाएगा तो जो स्वास्थ्य शिक्षा होगा प्रभावी और बेहतर होगा। अगर उस व्यक्ति और आपके बीच में संबंध अच्छा नहीं होगा, बातचीत अच्छा नहीं होगा, उटपटांग बातें होगा तो संबंध नहीं बन पाएगा, और जब अच्छे से रिलेशन नहीं हो पाएगा तो आप उसे स्वास्थ्य शिक्षा बेहतर तरीके से प्रभावी ढंग से नहीं दे पाएंगे। तो अच्छा संबंध स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए अच्छे संबंध होना चाहिए। ये संबंध जो है जन समुदाय के लोगों और नर्स के बीच हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छे संबंध ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। छठा है प्रबल। प्रबल मतलब होता है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबल। स्वास्थ्य शिक्षा के विषय को स्वास्थ्य शिक्षा देते समय दोहराना चाहिए जिससे कि वह जन समुदाय द्वारा अच्छे से ग्रहण की जा सके। प्रबल के मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कितना ज़्यादा जो है आप इफ़ेक्टिव प्रभावी कर रहे हैं, कितना ज़्यादा जो है उसका असर रहा है लोगों के बीच में। मेरे डियर, आप जब नर्स बनेंगे, जब आप स्वास्थ्य शिक्षा देने जाएंगे अपने समुदाय में, समुदाय मीन्स कहा जाए तो गाँव में, जब गाँव में ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएंगे स्वास्थ्य शिक्षा देने, तो आपको एक चीज़, उसको स्वास्थ्य शिक्षा को प्रबल रेनफोर्समेंट करने के लिए आपको बार बार जो है उसके टॉपिक को, स्वास्थ्य शिक्षा को देते समय तो दोहराना चाहिए। जैसे हम जो है स्वच्छता के ऊपर जो है लोगों के बीच में स्वास्थ्य शिक्षा देंगे तो बार बार जो है हमें उससे स्वच्छता दोहराएंगे ताकि लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि अगर वो नहीं जान पाएगा तो लोगों के मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर स्वच्छता है क्या, जो बार बार स्वच्छता कर रही है, यह नर्स बार बार स्वच्छता कर रही है, क्यों कर रही है, ये स्वच्छता है क्या, लोगों के मन में सवाल उठेगा। और जब वो सवाल उठेगा तो आपके और उसके बीच में ऐसा संबंध होना चाहिए कि वो बेहिचक, बिना किसी जो है हेजिटेशन के, शर्मिंदगी के आपसे सवाल पूछ सके। तो जो बार बार आपके द्वारा दोहराए गए चीज़ों जो उसके मन में उठेगा और संबंध अगर अच्छा रहेगा, अच्छे संबंध होंगे तो क्या होगा, वो सवाल पूछेगा, और जब वो सवाल पूछेगा तो आप उसके बारे में क्या करेंगे, उसे समझाएंगे जिससे वो समझ पाएगा। तो प्रबल बनाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को आपको क्या करना होगा कि जो भी टॉपिक पे आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं उसे बार बार जो है क्या करना पड़ेगा, दोहराना चाहिए, जिससे जो है लोग के बीच में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़े और ज़्यादा जो है लोग इसे अपने अंदर ग्रहण कर सके, ठीक है। तो जो है प्रबल होना चाहिए। नेक्स्ट में स्वास्थ्य शिक्षा ऐसा हो जो करके सिखाना। जैसे आप नर्स हैं, ठीक है, आप स्वास्थ्य शिक्षा के समय प्रक्रिया को अगर दिखाया जाए तो और अधिक प्रभावी होता है। जैसे ORS के घोल बनाकर दिखाने से जन समुदाय के उसे बनाने में सरलता होती है। देखिए, मैं 7वां पॉइंट है कि करके सिखाना, लर्निंग बाय डूइंग। मानिए आप नर्स है, आप ORS के बारे में मतलब डिहाइड्रेशन कैसे होता है, इसको कैसे दूर करना चाहिए, तो इस बारे में आप जा रहे हैं समुदाय में एजुकेशन, स्वास्थ्य शिक्षा देने, ठीक है। तो अगर वो स्वास्थ्य शिक्षा को आप करके दिखाएंगे लोगों के बीच में, मानिए 10 आदमी के बीच में आप स्वास्थ्य शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, ORS पर। ORS डिहाइड्रेशन कब होता है, डिहाइड्रेशन जब बहुत ज़्यादा जो है दस्त हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, ये सब होता है, तो होता है ना डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन में ORS बहुत कारगर होता है। तो ORS मान गए लोगों के पास उपलब्ध नहीं है तो लोग उसे अपने घर में भी बना सकते हैं। तो बनाने की प्रक्रिया, जैसे पानी लेंगे कितनी मात्रा में जो आदमी पी सके, उसके बाद जो है नींबू हल्का ले सकते हैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ा चीनी लेंगे, थोड़ा जो है नमक लेते हैं और इस प्रकार से उसे मिक्स करते हैं। तो इस सब का एक मात्रा होनी चाहिए। तो इसके बनाने के जो तरीका है, अगर आप उस स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत लोगों के बीच बताएंगे करके, तो जो है ज़्यादा लोग जो है उसको अपने अंदर ग्रहण कर पाएगा। तो ही कहता है इसी से संबंधित और सारे चीज़ के बारे में अगर स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं तो उसे अगर करके आप सिखाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए आपको एक ध्यान में रखना पड़ेगा कि करके सिखाना मतलब लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है।
एंड लास्ट वाला एक बनता है आपके स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत में रुचि। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट। स्वास्थ्य शिक्षा का विषय श्रोता जन समुदाय की रुचि और आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। अब आप समुदाय में किस टॉपिक को लेकर जा रहे हैं, तो पहले ये टॉपिक आपको डिस्कस कर लेना पड़ेगा पहले ही कि यह लोगों के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है इसमें, लोग की नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसका विषय जो है लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं, उनके आवश्यकता के अनुसार है या नहीं, उनको रुचिदार है या नहीं। अगर उनके रुचि का होगा, उनकी आवश्यकता का होगा तो लोग आएंगे सीखेंगे। अगर उनके रुचि और उनके आवश्यकता का नहीं होगा तो लोग जो है भाग नहीं लेंगे, ठीक है ना, लोग आएंगे ही नहीं, या फिर आएंगे भी तो बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे। तो रुचि और किसी भी काम में रुचि और आवश्यकता ये दो महत्वपूर्ण रखता है उसके सफलता के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपको 8वां होता है इंटरेस्ट। तो ये चीज़ें आप जब किसी भी चीज़ व्यक्ति को ये दो चीज़ें हो जाएगा तो वो चीज़ें सफल होता है। तो इस प्रकार से मैंने 8 पॉइंट आपको नर्सिंग स्वास्थ्य शिक्षा का मैंने सिद्धांत बता दिया। आपको पहले ये पॉइंट को याद रखना है। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, जैसे ही कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जो पॉइंट बाय पॉइंट में उसके अंदर दिया हो तो पहले उस पॉइंट को ध्यान में रखें, उस मेन पॉइंट को ध्यान में रखें। जैसे मैंने यहाँ पे 8 पॉइंटें बता दिया, तो पहले आप इस पॉइंट को ध्यान में रख लीजिए। और जब पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा ना कि स्वास्थ्य शिक्षा में हमें कितना पॉइंट लिखना है, तो 8 पॉइंट। अब ये 8 पॉइंट आपके इधर उधर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पॉइंट अगर ध्यान में रहेगा तो आप अच्छे से खुद से भी डील कर दीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब सबके मैं अभी क्लियर कर दिया हूँ, तो खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके इंग्लिश दिए गए हैं। ऊपर जितना हम लोग हेल्थ एजुकेशन के प्रिंसिपल को पढ़े हैं, यहाँ पे इंग्लिश दिए गए हैं। आप लोग इसको बेहतर तरीके से इंग्लिश वाले जान सकते हैं। देखिए मेरा यही मानना है कि अगर आप हिंदी में 50% बात को भी अगर हमारे समझ जा रहे हैं तो इंग्लिश लिखना आसान हो जाएगा। और इंग्लिश में भी मैं PDF दे ही रहा हूँ जिसको आप लोग पढ़ के 100% कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि दोनों बताने का मतलब है कि बहुत जो है एक ही क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा और बहुत समय लग जाएगा। तो इस कारण से मैं शुरू में बताता भी था, जिसके कारण मैं देखा कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है वीडियो, तो इसलिए मैंने एक ही लैंग्वेज में बता रहे हैं। और एक ही लैंग्वेज में बता देंगे, दोनों के लिए यूजफुल है, ठीक है। लेकिन थोड़ा मेहनत इंग्लिश वाले को करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। ये भी प्रश्न आपके मोस्ट VVI है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, VVI है मेरे डियर। अब जो हम स्वास्थ्य शिक्षा देखे हैं, ठीक है ना, स्वास्थ्य शिक्षा, वो स्वास्थ्य शिक्षा का क्या उद्देश्य होगा, उसका क्या पर्पज होता है, किन पर्पज के साथ हम किसी को स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं। कहीं ना कहीं हर एक कामों का एक उद्देश्य होता है उसके पीछे। तो स्वास्थ्य शिक्षा के पीछे भी क्या उद्देश्य है, उसका क्या मकसद है, तो ये चीज़ को पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव से या पर्पज को। साथ में इन स्वास्थ्य शिक्षा देने में नर्स की क्या भूमिका, क्या रोल है, इस चीज़ को पूछेगा। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आपसे पूछेगा तो कहेगा कि स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बताए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत बताए, ठीक है, और स्वास्थ्य शिक्षा होते क्या है बताए 10 नंबर में। इस तरीके से पूछता है। तो आप ये मत कहिएगा कि हम ये क्वेश्चन ज्वाइंट में पढ़ाए हैं। आपको दिमाग लगाना है कि मैं स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका बता दिया तो आपको लिखना है, या स्वास्थ्य शिक्षा में उद्देश्य पूछ ले तो उद्देश्य लिखना है, या दोनों पूछ ले तो दोनों लिख दीजिएगा। तो ये दिमाग आपको लगाना है, इतना छोटा छोटा चीज़ें नहीं बताना चाहिए। अब हम लोग आ गए इसके उत्तर पर। सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन का क्या जो है उद्देश्य, क्या मकसद होता है, किन मकसदों के साथ स्वास्थ्य शिक्षा दिए जाते हैं। पहला पॉइंट है जन समुदाय को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कराना। अब स्वास्थ्य शिक्षा देने का मकसद यही होता है, उद्देश्य यही है कि लोगों को, जन समुदाय मतलब समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए। तो पहला पॉइंट ये हो गया। बहुत आसान है, सोच के लिखिएगा तो खुद से भी लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा का क्या क्या जो है मकसद है, क्या क्या उद्देश्य है, हम क्यों देते हैं ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रति जो गलत धारणा उसे दूर कर जीवन शैली में परिवर्तन लाना। अब बहुत लोग ये मानते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति जो गलत अवधारणा है, ठीक है ना, कि स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो व्यक्ति को कभी जो है दूर होता नहीं है, ठीक है ना। तो इन सभी गलत धारणाओं को जो है व्यक्ति से दूर करके उसके जीवन शैली को बदलना, परिवर्तन लाना स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए, यह एक उद्देश्य होता है। तीसरा पॉइंट है जन समुदाय को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्लानिंग को अवगत कराना, उन्हें जागरूक करना। अब बहुत ऐसे लोग होते हैं गाँव में, ठीक है ना, समुदाय में, जो सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चल तो रहे हैं बट लोगों तक पता ही नहीं रहता है, ठीक है।
तो जो भी स्वास्थ्य की योजना चलता है सरकार के द्वारा उसे जन समुदाय में इसी स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए बताया जाता है। तो यह एक उद्देश्य होता है कि योजनाओं के बारे में जानकारी देना और लोगों में इसके प्रति जागरूकता करना। ठीक है, तो यह जो है स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य हुआ। अब नेक्स्ट है यहाँ पे समाज में फैलने वाली बीमारियों के लक्षण व उनसे बचने के उपाय के बारे में जन समुदाय को आवश्यक जानकारी देना। अब यहाँ पे क्या है कि जो समाज में फैलने वाला बीमारी है, जो फैलता हो, जैसे हैजा हो गया, टीबी हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो फैलता है, तो उसके लक्षण कैसे होंगे, उनसे हम कैसे बचेंगे, इसके बारे में लोगों को जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना, जानकारी देना, यह जो है आपके उद्देश्य होते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का। तो मैंने यहाँ पे आपको 4 पॉइंट बताया स्वास्थ्य शिक्षा का। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो स्वास्थ्य शिक्षा के क्यों जो है आवश्यक है, क्यों दिया जाता है, इसका क्या मकसद है, आप खुद से भी इसमें 10 पॉइंट बना सकते हैं। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जागरूक कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को प्रेरित कर सकते हैं स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, जो है स्वास्थ्य शिक्षा देकर लोगों को जो है जन समुदाय में उपस्थित हर एक योजनाओं को लाभ के बारे में जो है जानकारी दे सकते हैं। तो इस तरीक़े से तमाम चीज़ें जो है आप स्वास्थ्य शिक्षा के अंदर उसके उद्देश्य के अंदर लिख सकते हैं, बशर्ते आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। बाकी ये मैं जो 4 पॉइंट बताया हूँ, इसी 4 पॉइंट के तरह और सारे पॉइंट को आप बनाकर लिख सकते हैं और 10 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अपना दिमाग लगा के 10 पॉइंट भी जरूर लिखिएगा। 4 पॉइंटें तो यहाँ बता दिए, 10 पॉइंट आप इसको करिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो 4 पॉइंट ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये सब कॉमन क्वेश्चन है। अब आता है स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स की भूमिका, रोल ऑफ नर्स एज ए हेल्थ एजुकेटर। मतलब एक शिक्षक के रूप में जो नर्स हेल्थ एजुकेशन देगी, जो एजुकेशन देता है उसे एजुकेटर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। ठीक है ना, एजुकेशन देने वाला। तो हेल्थ एजुकेटर, नर्स एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में होती है जो स्वास्थ्य शिक्षा देती है, इसीलिए उसे हेल्थ एजुकेटर कहते हैं। ठीक है, देने वाली। तो मेरे डियर, स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में एक नर्स का भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को बताना है। एक नर्स जो है स्वास्थ्य शिक्षा देने में उसका भूमिका कैसा हो सकता है, इस चीज़ को हमसे क्वेश्चंस में पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में या स्वास्थ्य शिक्षा में नर्स के भूमिका निम्नलिखित हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि चाहे आपसे स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में नर्स के भूमिका पूछे या स्वास्थ्य शिक्षा में ही नर्स की भूमिका पूछ ले, बात दोनों का सेम ही है। चाहे स्वास्थ्य शिक्षा में कौन देगा शिक्षा, तो नर्स ही देगी, तो उसका भी भूमिका। ठीक है, या स्वास्थ्य शिक्षक मतलब एक हेल्थ एजुकेटर के रूप में, ठीक है ना, नर्स की भूमिका, तो दोनों कंडीशन में नर्स ही करेगी, तो बात वही है। चलिए भूमिका को देखते हैं। मेरे डियर, जन समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य का आकलन कर सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स उनकी समस्याओं को दूर कर सकती है। अब होता यह है कि जब समुदाय में शिक्षक के रूप में नर्स जो होती है तो उसका भूमिका होता है कि वह लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करके उनकी समस्याओं को दूर कर सके, पहला पॉइंट। ठीक है, ये भूमिका होता है। चूँकि जो नर्स है वो तो कोई भी काम करेगी वह लोगों के लिए ही करेगी, तो स्वास्थ्य शिक्षा भी दे रही है तो लोगों के लिए ही दे रही है, उसके समस्या के दूर करने के लिए ही दे रही है। तो पहला पॉइंट उनके आकलन करके उनके स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट, व्यक्तिगत पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि व्यक्तिगत तौर पे और पारिवारिक समूह में स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए योजना बनाती है। नर्स का एक भूमिका होता है, वो चाहे तो पर्सनल रूप से भी या पारिवारिक रूप में भी या ग्रुप में भी स्वास्थ्य शिक्षा देने के प्लानिंग कर सकती है, योजना बना सकती है। ठीक है, चलिए, तो यह भूमिका है। तीसरा देखिएगा, उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत तो वह सामूहिक स्वास्थ्य शिक्षा देती है। अब मान गए किसी को ज़रूरी है कि व्यक्तिगत तौर पे ही उस चीज़ को उसको बताया जाए स्वास्थ्य के बारे में, तो व्यक्तिगत हो जाएगा। अगर ये लगेगा कि नहीं ये समूह में दिया जा सकता है जिससे 2-4 और लोगों को लाभ हो जाए, तो वह तय करती है उनकी आवश्यकता के अनुसार कि हमें कैसे जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना है। इसका रोल जो है नर्स का होता है तय करने का। ठीक है, चलिए, कि हमें व्यक्तिगत पर देना है या सामूहिक स्तर पर देना है, तो ये हो गया पॉइंट। चौथा पॉइंट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, जन समुदाय को आसानी से समझने के लिए सरल भाषा का चयन करती है। वह स्वास्थ्य शिक्षा को आकर्षक बनाने के लिए दृश्य श्रव्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स व स्वास्थ्य शिक्षा के प्रभावी विधियों का उपयोग करती है। अब जो नर्स होती है एक हेल्थ एजुकेटर या स्वास्थ्य शिक्षा के रूप में, उसका भूमिका ये होता है कि वह ऐसे भाषा का चयन करती है जो आसान हो, सरल हो। स्वास्थ्य शिक्षा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वह चाहे तो ऑडियो विजुअल एड्स का माध्यम जो है सहारा ले सकती है। ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि जिसको दिखाकर जिसको और ज़्यादा बेहतर और आकर्षक तरीके से हम शिक्षा को बना सकते हैं। जैसे
एक नॉर्मल बोर्ड है और एक डिजिटल बोर्ड है, तो दोनों में अट्रैक्टिव कौन हो जाएगा? डिजिटल बोर्ड। तो डिजिटल बोर्ड हमारा ऑडियो विजुअल एड्स हो जाएगा। उसी प्रकार से स्वास्थ्य शिक्षा में भी तरह तरह के माध्यम अपनाए जाते हैं ताकि लोगों को बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सके, ठीक है, शिक्षा। ये हो गया। और स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए और सारे विधियों का उपयोग करती है, तो यह भी जो है भूमिका होता है। ओके, नर्स का क्या भूमिका हो जाएगा? तो प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या करेगी, ये भूमिका। नेक्स्ट है जन समुदाय को स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह जन समुदाय मतलब लोगों के बीच में जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से बेहतर करने के लिए, उसे स्वास्थ्यकर जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करती है। मतलब वह लोगों में स्वास्थ्य को बेहतर और स्वास्थ्य हित में जो है अपनाने के लिए अपने जीवन शैली को प्रेरित करती है। तो यह जो है नर्स का एक भूमिका होता है, ठीक है। छठा पॉइंट देखिएगा, स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए श्रोता को अपनी शंकाओं व जिज्ञासा को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करती है। अब जो नर्स होती है वह लोगों में जैसे जाई गई और स्वास्थ्य शिक्षा दे दी। अब जो चीज़ें हम भाषण कर देंगे किसी के सामने जाकर, तो जाहिर सी बातें हैं कि सामने वाले को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, मन में उठेंगे ही उठेंगे। तो ये जो जिज्ञासा है लोगों के बीच में, जो शंका हो सकता है या जो जिज्ञासा हो सकता है जो हम स्वास्थ्य शिक्षा दिए हैं उससे संबंधित, तो उससे जिज्ञासा और शंकाओं को दूर करने के लिए हम उससे मोटिवेट करेंगे लोगों को कि आप हमसे सवाल को पूछें। एज ए नर्स मेरा ये भूमिका है, मेरा ये दायित्व है कि लोगों को हम मोटिवेट करें कि सवाल वो पूछें, अपने शंकाओं और जिज्ञासा को दूर कर सकें। तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट भूमिका होता है नर्स का कि टीकाकरण, संतुलित आहार, परिवार नियोजन, पर्यावरणीय व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जानकारी देती है। अब देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब ये जो 5 अलग अलग पॉइंट बन सकता है, इसको यहीं पे हम लिख दिए हैं, टाइप कर दिए हैं ताकि पेज ज़्यादा ना हो। आप क्या लिखिएगा कि नर्स जो है टीकाकरण के बारे में बताती है स्वास्थ्य शिक्षा में, नर्स जो है कैसे संतुलित आहार और एक अच्छा आहार लेना है इसके लिए भी जो है देती है शिक्षा, ठीक है ना। अगला सब पॉइंट बनाते जाइएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य, नर्स जो है जन समुदाय के लोगों में परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बताती है स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से, तो यह भी एक भूमिका होता है। तो सब अलग अलग पॉइंट करते जाइएगा, ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्स पर्यावरण के स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के बारे में बताती है, ठीक है। एंड आगे लिखिएगा कि जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वह स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए व्यक्तिगत पर्सनल हाइजीन, सुरक्षा और सिक्योरिटी के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब वह स्वच्छता और सुरक्षा दोनों के बारे में जानकारी देती है। तो देख लीजिए 5 पॉइंट यहीं से आ गया, तो ये हो जाएगा 7 5 12 पॉइंट। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट बनाने होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, अतः सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स का स्वास्थ्य शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान है। अतः जो नर्स है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगा, उसको जो है स्वास्थ्य हेल्थ एजुकेटर के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों प्रश्न हो गया आपका यहाँ पे इंड मतलब समाप्त।